अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंगी तैयारियां भी की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर बड़ी जंग जो है मशरक़ वस्ता में जंग का ख़तरा जो है वो हो सकता है। और ऐसे में जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे और क्या जंग को रुकवाने के लिए इत्तेहादी जो है इसमें क्या बड़ी पेशरफ्त कर सकते हैं, इस मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमरीका की सबसे बड़ी अदालत ने अमरीकी सदर की जानिब से जो इजाफी टैरिफ लगाए गए थे मुख्तलिफ ममालिक पर, उसको कालअदम करार दिया है और इसका भी जायज़ा लेंगे कि इसके बाद जो है अमरीकी मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर तलाश कर लिए गए हैं और इसके बाद पाकिस्तानी मईशत जो है वो मज़ीद कितनी मुस्तहकम होगी, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, इस सारे मामले का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात, जो अब तक तो कामयाब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर तैयारियां देखी जाएं, ईरान की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं कि अगर अमरीका हमला करता है तो जवाब जो है वो दिया जाएगा और अमरीकी तैयारियां भी हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि अमरीकी बहरिया का दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा जो है वो बहिरा रोम में दाखिल हो चुका है और 15 इसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, मुतादिद जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ें हैं और 600 से ज़ायद टोमाहॉक मिसाइल भी यही इसमें मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, फिर दूसरी तरफ जंगी तैयारियां, किस तरह से देख रहे हैं, क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में ईरान के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, वार क्लाउड्स जो हैं वो दे आर लूमिंग ओवर मिडिल ईस्ट है और वार इज इमिनेंट। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से मैसिव डिप्लॉयमेंट हुई है, और ईरान को बेसिकली अगर आप नक्शे में देखें, ईरान को इनसर्कल कर दिया गया है। और दैट्स वाई देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट छापी है और फिर ट्रम्प ने भी खुद उसको कहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ करना है, वो लाइकली है। और जिस तरह हम डिप्लॉयमेंट अगर आप देखें कि जिस तरह अभी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है मेडिटेरियन सी में पहुंच गया है और ये कैरेबियन से वहां पे आया, दैट इज वन थिंग। और इसके अलावा वहां पे मेडिटेरियन सी में इनके अदरवाइज डिस्ट्रॉयर मौजूद थे, रेड सी के अंदर डिस्ट्रॉयड अमेरिकन वहां पे मौजूद हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर डिस्ट्रॉयड है, यूएसएस इब्राहिम लिंकन और गल्फ ऑफ ओमान है 700 किलोमीटर फ्रॉम ईरानियन कोस्ट मौजूद है। और इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान में इनके डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। और इसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान में रिपोर्टेडली बताया गया है वहां पे MC-130 जहाज जो हरकुलिस है, तो उनकी लैंडिंग हुई है और वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं जिसमें उसको ड्रॉप किया जाता है, तो उनकी वहां पे प्रेजेंस है। उससे भी एक इंडिकेशन ये भी होती है कि टारगेट्स जो होंगे ये पॉलिटिकल टारगेट्स भी हो सकते हैं, मिलिट्री लीडरशिप भी हो सकती है, तो इस तरह के कोई उसमें हो सकता है। सो एक स्टेज सेट है। और इसमें जो ऑलरेडी देखें कि जो इनके सेंटकॉम की लीडरशिप है, उन्होंने इनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा था कि हम तैयार हैं, जो आज के दिन की बात की थी सेक्रेटरी को, हम तैयार होंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक दिन में वी कैन जनरेट 800 सॉटीज, तो 800 जहाज स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो दैट इज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो अमेरिका ने यहाँ पे डिस्प्ले और डिमॉन्स्ट्रेट की है और डिप्लॉय की है। सो देखे डिप्लॉयमेंट से चीजें ब्रिगेडियर साहब होती है, वार इज इमिनेंट। ब्रिगेडियर साहब, ये तो आपने सारी सूरत हाल अमरीका की जो है वो वाज़ेह कर दी। अब ये फरमाइएगा कि एक इतला ये भी है कि ईरान की जो जंगी कश्तियां हैं वो खलीज के पानियों में इस वक्त अमरीकी बहरी बेरों का इंतज़ार कर रही हैं और अमरीका को एक ना भूलने वाला सब जो सिखाने के लिए तैयार है। आप क्या समझते हैं कि अगर जंग होती है तो जंग की सूरत में ईरान वाकई ही क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो किस हद तक कर पाएगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके जिस तरह प्लानिंग की गई होगी, अब मैसिव प्लानिंग की गई होगी, एक एक चीज को उन्होंने प्लानिंग पे शामिल की होगी, अमेरिकन ने भी की होगी, फिर ईरानीज ने भी अपना जो जवाब था उसके अकॉर्डिंगली तैयारी की होगी। अब डिपेंड करता है, ईरान पहले देखेगा जो मैसिव जो इनके पास स्ट्राइक पैकेज है अमेरिकन के पास, वो स्पेशली जो आपने देखा जो पोटेंशियल है, जो एयर दो कैरियर्स हैं और इसके अलावा जो बेसिस हैं, जॉर्डन में भी इनका एक जो फाइटर जहाज़ों का बेस है। सो साइमल्टेनियस जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, सो लाइकली है कि ये साइमल्टेनियस जब अटैक्स होंगे, इजरायलीज इनमें भरपूर साथ हिस्सा देंगे।
तो ईरानीज वो फिर वो देखेंगे कि अब ये सिचुएशन अनफोल्ड होती है, इसके बाद ईरान का जवाब बनेगा, वो स्टेज 2 आएगा, ईरान फिर जवाब देगा जिसमें बैराज हम कहते हैं कि जो मिसाइल्स होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे, वो टारगेट करेंगे न सिर्फ जो बेसिस हैं पर्शियन गल्फ में, तमाम जो अरब ममालिक हैं उधर स्ट्राइक्स होंगी, इंक्लूडिंग जॉर्डन के फार जो एरियाज है वहां पे भी स्ट्राइक्स होंगी, और इसके अलावा तल अवीव और हैफा जो शामिल होंगे इन पे स्ट्राइक्स होंगे, इसमें ड्रोन भी जाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जाएंगे, और ये स्टेज 2 में जब सिचुएशन होगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो ये खबरें हैं कि चीन ने अपनी सबसे बड़ी जो जासूसी कश्ती है वो बहरे ओमान में तैनात कर दी है, ये कश्ती दुश्मन के मालूमात को फौरी तौर पे ईरान मुंतकिल करती है, और इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो अब जीपीएस का मोहताज नहीं रहा। तो आप क्या समझते हैं कि जीपीएस की मोहताजी का खात्मा जो है उसका ईरान को कितना फ़ायदा होगा? देखें कि एक तो चीज क्लियर है कि रशियंस एंड चाइनीज फिजिकली सामने कभी नहीं आएंगे, ना वो खुल के इस तरह सपोर्ट करेंगे, बट बिहाइंड द सीन्स लॉजिस्टिक्स जिस तरह हमने देखा है कि आती रही हैं रिसेंटली। और इसके अलावा जो इनका जो आपने सैटेलाइट की बात की, बेदू सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट सैटेलाइट सिस्टम है, वो इनकी यकीनन सपोर्ट इसको शामिल होगी, लेकिन फिजिकली एज सच कोई चीज नहीं होगी। इवन जो स्टार लिंक का जो लास्ट टाइम उन्होंने कंटेन किया था, वो बिकॉज ऑफ रशियन टेक्नोलॉजी और चाइनीज मदद से उन्होंने उसको किया था, तो अभी भी बिहाइंड द सीन होगी। लेकिन देखें कि ईरान की अपनी एक लिमिटेशन है, यकीनन देखें कि वो रिस्पॉन्ड भी जाएगा। ईरान वेनेजुएला भी नहीं है, 9 करोड़ लोगों का बड़ा मुल्क है, और फिर अकॉर्डिंगली देखें उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी भी है वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज की है, और जो उन्होंने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हुए हैं कि वहां पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि देखें जब जंग स्टार्ट होगी तो साइबर अटैक्स होंगे, कमांड एंड कंट्रोल आपको मफलूज कर दिया जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। सो दैट्स वाई कि जो बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट कुछ लेवल पे रिपोर्ट्स तो ये वाज़ेह तौर पे बता चुकी हैं कि साइबर हमले होंगे। एक मिनट सिर्फ अपना ज़ैनब, असल में सर अगर मैं इसी पर आए में, क्योंकि एक मज़ीद बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो खुद अमरीकी बड़ा मुवक्कर अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी हमले की सूरत में ईरान के शदीद रद्द-ए-अमल के खौफ से अमरीकी इंतज़ामिया ने खित्ते में मौजूद अपनी एयर बेसिस खाली करना शुरू कर दी हैं ताकि ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। तो सर आप क्या समझते हैं कि अमरीका जो है वो ईरान के शदीद रद्द-ए-अमल से अभी से खौफजदा भी है? कि बड़े मैसिव कैजुअलिटीज होंगे, क्योंकि जब ईरान में कैजुअलिटीज होंगे, ईरान का रद्द-ए-अमल जिस तरह मैंने बताया कि ओमान में भी बेसिस है, कतर में भी बेसिस है, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट है, कतर में सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, एयर बेस है, और इसी तरह सऊदी अरब के अंदर एक बेस है, जॉर्डन में फाइटर जहाज़ों का बेस है, सीरिया में है, इराक के अंदर इनकी प्रेजेंस है। तो यकीनन देखें एक तो इस पे स्ट्राइक्स होंगी, क्योंकि वो रिवेंज तो लेना होगा, फिर इसराइल के अंदर भी स्ट्राइक्स होंगे। सो कैजुअलिटीज के बहुत चांसेस है। अगर आप जब आपका फिर आपने अगर जाना है यूएसएस इब्राहिम लिंकन के पीछे, या आपने किसी सूरत में वो डिस्टेंस फार अवे है जेराल्ड पोर्ट, उससे भी नुकसानात का अंदेशा है। फिर देखें कि ये जो इब्राहिम लिंकन हो या जेराल्ड फोर्ट है, दीज आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सिंबल ऑफ ग्लोरी है अमेरिकन के लिए। अगर इसको जाके हिट करते हैं तो इसके लिए बड़े रिवर्स आप समझ लें सेटबैक्स होंगे अमेरिका के लिए। सो देयरफॉर देखें चांसेस, ईरान जितनी कोशिश आप समझ लें कि कोशिश करेगा, लेकिन देखें ईरान की अपनी एक लिमिटेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने जंग में ये देखना है आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ईरान के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यही होंगे अपने सॉवरेनिटी को बरकरार रखे किसी भी सूरत में, और दूसरा ये है कि वो फुल स्केल वार पे ना जाए, लेकिन अपना सॉवरेनिटी और जो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको वो मेंटेन रख सके। सो वो हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो रजीम चेंज भी चाहते होंगे, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट भी करना चाहते होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल साइट पे भी जाना चाहते होंगे, सैंक्शंस को भी अपने वहां पे इम्पोज करना चाहते होंगे, और वो प्रेशराइज भी करना चाहते होंगे वो डील के लिए आ जाए।
सो ये हमको, बट एट द सेम टाइम जो बिल्कुल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनका ये डील के लिए प्रेशराइज करने का भी ये एक हरबा हो सकता है अमेरिका का। सर, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के 2 सेशन हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि ईरान 2 से 3 रोज़ में अमेरिका के साथ मुमकिन तौर पर मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा जो है वो तैयार कर लेगा। अब क्या समझते हैं, क्या मुज़ाकरात का कोई तीसरा दौर, कोई तीसरा सेशन भी होगा? देखें, अव्वल तो मुज़ाकरात के लाइकली चांसेस मुझे नहीं लगता है कि कोई कामयाब होंगे। देखो, जो अभी मैंने पढ़ा है कि ईरान ने यहाँ तक ऑफर किया है कि अगले 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं करते कि हम इसको टोटली अबेंडन नहीं करेंगे। दैट इज वन थिंग। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प का बॉटम लाइन है जीरो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो एक वो फैक्टर है। फिर इजरायली प्रेशर है मेनली। वो ये कहते हैं अगर आप खाली अगर न्यूक्लियर पे बातचीत पे कोई डील कर देते हैं, फिर तो हमारे लिए तो मसाइल होगा। वो बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे लिए तो मुश्किलात पैदा करेंगे। और अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ही में ये लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो आज का मतलब ये है कि इसराइल विल बी एट द मर्सी ऑफ ईरान। सो प्रेशर ट्रम्प के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो वो किसी न किसी सूरत में वो देखें कि इतने एफर्ट करके जो स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने इतनी डिप्लॉयमेंट की और आप इसके बाद कुछ हासिल ना कर सकें, मेरे ख्याल में बड़े सीरियस सेटबैक होगा ट्रम्प के लिए। ऑलरेडी देखे सुप्रीम कोर्ट का। ब्रिगेडियर साहब, गुजारिश ये है कि यहाँ एक जो चीज़ है वो बड़ी जो है ना वो पिंचिंग है बल्कि, कि आप ये बताएं कि जिस तरह से ग्रेटर इसराइल की बार बार बातें की जा रही हैं, कभी उनका नक्शा आता है कभी कुछ आता है, तो अब अमरीकी सफ़ीर जो इसराइल में, उन्होंने ये कहा कि अगर इसराइल मशरक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है और पूरे खित्ते पर कब्ज़ा उसका हक है। अब अमरीकी सफ़ीर की इस तरह की बातें क्या जाहिर करती हैं सर? देखें, बिल्कुल ये है कि बिल्कुल आप देखें कि ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है और ये कभी मुस्लिम कंट्रीज जो स्पेशली अरब कंट्रीज है कभी ये होने नहीं देंगे। और जिस तरीके से अनलेस देखें अमेरिकन सपोर्ट शामिल नहीं होगी, ये मुमकिन नहीं है। इसराइल अपने बलबूते पे नहीं हमास को भी नहीं फेस कर सकता, हिजबुल्लाह को भी फेस नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा था। और अभी भी ये है, देखें अमेरिका को इसके अंदर खींच के कौन लाया? इसराइल लेके आया है। अब इसराइल इनको आगे पुश कर रहा है कि आप ये चीजें करें और डिक्टेट करवा रहा है। तो इसके बहुत सारे आप समझ लें कि अवामिल है जिसकी वजह से अमेरिका प्रेशर में है, ट्रम्प प्रेशर में है। लोग एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र करते हैं, बहुत सारे दूसरी चीजें हैं। लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम देखें ट्रम्प चाहता है कि वो अपने रिट भी कुछ अपने वो बात चलाए, और आप प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस पर प्रेशर रखा, तो दैट्स वाई बोर्ड ऑफ पीस वहां पे एस्टेब्लिश हुआ है। तो एक चीज है कि एक डायरेक्शन में वहां पे इंपॉर्टेंट 8 मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, दूसरे भी हैं, तो वो बात कर रहे हैं। एक फलस्तीनियन स्टेटहुड की बात हो रही है जो इजरायली ने चाहते हैं। इवन देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि हम वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन किसी सूरत में नहीं होने देंगे। सो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं। ख्वाहिशात यकीनन हो सकती है, ज्यूइश लॉबी जो है उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी ये भी है कि जो गजा अमन मंसूबा है, इसके तहत भी अमेरिका जो इतना भारी वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहा है और जो फोर्स बनाई जा रही है, कल को कहीं ये ना हो कि वही इसराइल के हक में और फ़लस्तीनियों के या अरबों के खिलाफ इस्तेमाल हो। नहीं, बिल्कुल देखें कि ये जो फोर्स बन रही है वो तमाम मुसलमान हैं, उसमें तमाम ममालिक हैं। और 100 जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो इंडोनेशिया की है, कोसोवो की है, बोस्निया की है, कजाकिस्तान की है। तो इसके अलावा बाकी पुलिस फोर्स इजिप्ट और जॉर्डन वाले दे रहे हैं, तो ये कभी उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हैं। और फिर देखें कमिटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 8 ममालिक को दी थी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीनियों की मदद करने, और अल्टीमेट रिक्वायरमेंट भी है जिस हालात वाक़या से गजा के लोग गुजर रहे हैं। अगर ये देखें कि ढांचा वहाँ पे ऑन ग्राउंड होता है और जो एग्जेक्टिव बॉडी वहाँ पे होती है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे होता है, स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पे इन प्लेस होती है, तो देखें लोगों के मुश्किलात कम होंगी। और जो फर्दर जो इनके जो एक्सप्रेशन किस्म के जो डिजाइन है या डिजायर्स है, उस पर एक आप रोक लगा सकते हैं। सो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और देखें, और दुनिया और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना केस वहां पर हमने पेश किया है, इवन प्राइम मिनिस्टर ने अब रिसेंटली भी बात खुल के बात की बोर्ड ऑफ पीस के सेशन में, फलस्तीनी रियासत की बात की इससे, और
और उनके हुकूक की बात की है, और जिस तरह वहाँ से मजालिम हो रहे हैं उनकी बात की है, तो खुल के बात की है, तो पाकिस्तान या बाकी मुस्लिम ममालिक का एक ही स्टांस है, दैट इज एक फ़लस्तीनी रियासत का है जो 67 से पहले हो, अल-कुद्स अल शरीफ उसका कैपिटल हो। तो मेरे ख्याल में उसमें कोई दो राय नहीं है। सो अच्छा पोजीशन सर, इन अच्छा प्लेस सर, होना, दैट इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, मुझे ज़रा ये समझा दें कि जिस तरह से आपने पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और रूस जो है कभी खुल के सामने नहीं आएंगे, लेकिन पसे पर्दा ईरान की मदद जारी रखेंगे। तो सर कुछ जो माहिरीन हैं, तज्जियाकार हैं, उनका तो ये मानना है कि क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं ये अमेरिका के मुखालिफ हैं, रूस यूक्रेन का बदला भी लेना चाहता है अमेरिका से, चीन जो है वो ताइवान के हिसाब भी बराबर करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक ईरान की मदद को आएंगे? सर मेरा भी एक छोटा सा सवाल ऐड कर लें कि जिस तरह से अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो ऑफ कोर्स इसराइल भी अमेरिका का साथ देगा। तो अगर अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या समझते हैं कि ईरान इनका मुकाबला कर लेगा? देखें, मुकाबले तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जो आप समझते हैं, लेकिन वो आप उनके कैपेबिलिटीज को रिड्यूस कर डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप ईरान में जाके वेनेजुएला वाली सिचुएशन आप डिक्टेट नहीं करवा सकते हैं, रजीम चेंज नहीं करवा सकते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होगी और जो मसाइल होंगे वो एक तरफ होंगे, मजीद इकोनॉमी उनकी ऑलरेडी मुश्किलात में है, सैंक्शंस ऑलरेडी लगी हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जहां तक आपने इमरान साहब आपने बात की, वो बिल्कुल यकीनन है। यकीनन भी ये देखें, रशिया की बड़ी शदीद ख्वाहिश होगी कि इधर अमेरिका को नुकसान पहुंचे, उनके जहाज कोई गिरे यहाँ पे, तो उसके लिए उनके हर मुमकिन वो फैसिलिटेशन अंडर हैंड देने की कोशिश करेंगे। चाइनीज भी सपोर्ट इसमें शामिल होगी। और जिस तरीके से देखें, चंद हफ्ते पहले जिस तरह कार्गो फ्लाइट्स आते रहे, तो अमेरिकन को भी पता है कि यहाँ पे मिसाइल्स आते रहे, दूसरे सामान आते रहे हैं। सो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है। ईरान तो देखें, इसके इसीलिए कहते हैं ना, अगर ये जंग होती है, ट्रंप की कोशिश अभी अब जिस तरीके से बात हो रही है लिमिटेड महदूद होगी, और सब्सिक्वेंटली वो टेस्ट करेंगे, इसके बाद वो हो सकता है इट विल गो फॉर वीक्स और मंथ्स। सिचुएशन को देखा जाए तो बिल्कुल वॉर क्लाउड स्टिल लूमिंग ओवर मिडल, और ईरान के पास भी जवाब देने की सलाहियत मौजूद है अगर अमेरिका हमला करता है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद है, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो चाहूँ कर सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को सीधा जवाब। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के आलमी टैरिफ लगाने के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया है, और इंटरनेशनल इकॉनमी पावर एक्ट के मुताबिक सदर को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से किसी भी मुल्क पर ज़्यादा टैरिफ लगा सके। और साथ ही साथ इस फैसले के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ मजीद लगा दिया है। इस सब सारे मामले पर बात करते हैं। साजिद तारड़, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सदर ट्रंप की जानिब से भी जवाब दिया है कि ये फैसला शर्मनाक है और उनके पास इसका मुतबादिल मौजूद है। इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस फैसले को और ट्रंप साहब की स्टेटमेंट को? टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। जजों का ये जो फैसला है, इसमें 6-3 पे उन्होंने इसका फैसला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक ह्यूज मैंडेट मौजूद है, और ये भी उनके एक मैंडेट का हिस्सा था, मेकिंग अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, ग्रेट अगेन। इकॉनमी आज भी एक उनके एजेंडे का हिस्सा था। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, महंगाई का तूफान है इस वक्त अमेरिका में अगर देखा जाए। और ईरान की सिचुएशन, गाजा की सिचुएशन, वेनेजुएला, ताइवान, ये सारी चीजें टेबल पर मौजूद हैं। और इस नाजुक मौके के ऊपर जजेस का ये फैसला देना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, एग्जीक्यूटिव को चैलेंज करना, डोनाल्ड ट्रंप सदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज करना, इस वक्त बिल्कुल अजीब सा कंफ्यूजन है कि जजेस इकोनॉमी के ऊपर जो है वो उन्होंने दखल अंदाजी की है। या तो फिर को प्लान देते कि अगर आप टैरिफ नहीं है तो फिर आप किस तरह इन महंगाई के तूफान को कम करें। और जो माजी में 12 साल के लोगों में चाइना ने और मुख्तलिफ ममालिक जो के फ्री ट्रेड को अब्यूज करते रहे हैं, इन सारे सर्कमस्टांसेस का हल क्या है? या तो मेरे गाइडलाइन देते, और फिर जो पैसे लिए गए हैं उसके ऊपर भी उबहम है कि वो पैसे वापस करने हैं, क्या करना है।
आज अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, और उन्होंने उसी के रिएक्शन में 10% मजीद टैरिफ लगाया। यहाँ ये जरूर अर्ज करूंगा कि 1970 के अंदर इस तरह का पहले भी कानून था, इसके उन्होंने उसी को यूज किया। चौधरी साहब, दो चीजें हैं इस हवाले से जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि 175 अरब डॉलर से जायद रकम बनती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वापस करना होगी, अगरचे उन्होंने तरीकाकार वाजे नहीं किया कि किस तरह से होगा क्या। दूसरा ये सर कि क्या आप नहीं समझते कि ये जो फैसला है, एक तो ये फैसला और फिर ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इन्होंने प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला खड़ा किया। एब्सोल्युटली, मैं एग्री करूंगा इमरान साहब, आपकी बात से आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल इस वक्त नेक टू नेक कहते एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल इस वक्त वो कहते हैं ना, तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं दोनों साइडों पे, और बल्कि उसी का उन्होंने इजहार किया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने मजीद फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। किसी ने क्वेश्चन किया कि ट्यूसडे वाले दिन आपने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच देनी है, उसमें जजेस ट्रेडिशनली इनवाइट किए जाते हैं, और उस इनविटेशन का स्टेटस क्या है। तो उन्होंने उसका जवाब बड़ा अजीब सा दिया, उन्होंने कहा बेयरली इनवाइटेड, के इनवाइट तो मैं करूंगा लेकिन मेरा दिल नहीं करता। तो मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जजेस ने देखें इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो चैटर्स चल रहे हैं, जो वहां पे मीडिया इस चीज पे अपना रिएक्शन दे रहा है कि शायद जजेस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को रोकना चाहते थे। जिस तेजी के साथ वो, जिस तरह वेनेजुएला है, जिस तरीके से ईरान इस वक्त जेरेड फोर्ड जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, वो इस वक्त अरेबियन सी में आ चुका है। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जजेस ने एक लगाम डालने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स को किसी तरीके से रोका जाए, जो कि मेरे ख्याल में फेयर नहीं है। अदालत ने तो फैसला दे दिया है, साजिद तारड़ साहब, अदालत ने तो फैसला दे दिया है। क्या समझते हैं अब अमेरिकी सदर को ये फैसला मानना होगा आगे जाके? लेकिन कुछ ममालिक जो है इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं, ब्राज़ील और कुछ और ममालिक ने इसका खैर मकदम किया और ये भी कहा है कि अब ज़ाहिर अमेरिकी मंडियों में उन्हें मज़ीद मुसाबकत मिलेगी। तो अब क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, किन मईशतों पर ज़्यादा असर पड़ेगा और किन को फ़ायदा होगा इस फैसले के बाद? दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब जो सवाल किया गया कि आपका इस फैसले के बारे में क्या रिएक्शन था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास प्लान बी मौजूद है। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो रिएक्शन दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे 10% टैरिफ लगा के, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट उनसे क्वेश्चन किया गया है कि भारत के साथ अभी रिसेंटली ट्रेड डील साइन की गई है, उसका फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो अपनी जगह स्टैंड करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, उसको मैं ऐसे ही रखूंगा। अब देखें कि वो अपने कार्ड कैसे खेलते हैं, प्लान बी अपना किस तरह निकाल के सामने रखते हैं। बल्कि उसका थोड़ा सा इजहार आज उन्होंने वो 10% टैरिफ लगा के उस पर रिएक्शन दिया है, मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अदालतों को देखना, अदालतों का कुछ करना जरूरी है। और ये भी कहा है कि ऐसे फैसलों के असरात तवील मुद्दती हो सकते हैं, तो क्या अदालतों के साथ कर सकते हैं और बी प्लान में क्या कुछ शामिल है? आज उन्होंने बल्कि ये भी एक अंदिया दिया है कि बड़ा काफी अरसे तक अपीलें चलेंगी, इस पे टाइम जाया होगा, पैसा जाया होगा। उन्होंने कहा कि इस पे अपील करेंगे। डेफिनेटली मेरे ख्याल में जजों को, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त मेजॉरिटी कंजर्वेटिव है जजेस, तो उनको चैलेंज किया जाएगा, उनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाएगा, इस एक्शन को चैलेंज किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी में बिल्कुल इस अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते रहे हैं कि अमेरिका की चाइना हमेशा करेंसी के जरिए मैनिपुलेट करता रहा है। भारत, आज भी उन्होंने कहा है कि भारत हमारे साथ हमारी ओपन फ्री ट्रेड को अब्यूज करता रहा है। तो आज भी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे ख्याल में अभी देखा जाए तो इस फैसले के अंदर कई उबहाम मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पर रिएक्शन देंगे अपना, और इसमें मेरे ख्याल में रिपब्लिकन पार्टी जी चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुफ्तगू की और जिस तरह से आपने देखा कल एक मरतबा फिर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ की बल्कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए। आप ये पूरी सूरत हाल में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि कल एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिसेप्शन दी गई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का त्यारा जब एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उतरा, तो वहां पे जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया रेड कारपेट पे, और 50 से ज्यादा गाड़ियों का एक मोटरकेड और ऊपर हेलीकॉप्टर फ्लाई करता उनको व्हाइट हाउस लेके गया। मैंने आज तक माजी में किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा इस्तकबाल उसका नहीं देखा। कल ये एक नई हिस्ट्री रकम हुई है। एक तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर फिर एक दफा प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे फील्ड मार्शल साहब को सराहा। और फिर मैं इसमें जो दो चार चीजें देख रहा हूं, एक तो रिएक्शन है जो 140 त्यारे राफेल त्यारे जो भारत ने खरीदे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल खुश नहीं है उसके ऊपर। और दूसरा, 1 साल लगा के जिस तरीके से ट्रेड डील भारत ने साइन की। और फिर तीसरी बात यह है कि जो मार्का हक के अंदर उन्होंने बिल्कुल झूठ बोलता रहा भारत, डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर मुसलसल अपना रिएक्शन देते हैं। इन रिलेशनशिप का मुस्तकबिल आप माजी के साथ आपको देखना होगा कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, पाकिस्तान हमेशा अपने अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। अगले 3 साल जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है मजीद बेहतर होते जाएंगे। इसके बैकग्राउंड में एक पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में जो असला छोड़ा गया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि पाकिस्तान उसका विक्टिम है और वहां इस्तेमाल दहशतगर्दी में वो असला इस्तेमाल हो रहा है, और वो मैं समझता हूं कि अपना हाथ एक्सटेंड कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर इन अगेंस्ट द टेररिज्म इन दिस रीजन। तो मेरे ख्याल में दूसरा इस वक्त आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो भी काम कर रही है। फील्ड मार्शल साहब एक नई प्रोडक्ट डिफेंस, आपके F-17 थंडर त्यारे जो एक नई प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से दुनिया रिसीव कर रही है। आपका डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, विद UAE, और फिर आप बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप, इस खित्ते में पाकिस्तान एक नया लीडर और एक बन के उभर रहा है। और मैं इस वक्त अगर देखा जाए, भारत इज ऑन द रन, और जो भी वो कर रहे हैं, जिस तरह के अगले दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट थी और वहां पे भी उनको शर्मिंदगी का सामना था, एक जो चाइनीज रोबोट डॉग, और उसके बाद फुटबॉल, और उसके बाद बल्कि मैं अगले दिन कह रहा था किसी से कि इमरान साहब जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं तो आपको ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। तो इस वक्त भारत की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है, जो भी काम करते हैं तो उसमें उल्टा पड़ता है उनको। पाकिस्तान इज राइजिंग, पाकिस्तान डिप्लोमेसी, लीडरशिप, आर्बिट्रेशन, हर चीज में पाकिस्तान इज ऑन द राइज। आपकी इकॉनमी, आपने अगले दिन कर्जे टाइम से पहले वापस किए, IMF का प्लान से आप 6 महीने तक निकल जाएंगे। आपने बड़ी खूबसूरती से डॉलर को कंट्रोल कर रखा है, और जिस तरीके से डिफेंस यू आर मार्केटिंग योर डिफेंस प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल में इस रिमार्केबल। बिल्कुल, अमेरिका में पाकिस्तान को पजीराई तो मिल रही है, पाकिस्तान की तारीफ। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे तेल और गैस की पैदावार में इजाफा, तवानाई में खुद कफालत की जानिब अहम पेशरफ्त, इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर और दरियाफ्त में इजाफा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में वाक़ निशपा ब्लॉक से तेल और गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान किया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो नई दरियाफ्त देखी गई है, कितना बड़ा ज़ख़ीरा है और इससे तेल और गैस की मुल्की पैदावार में कितना इजाफा होगा? शुक्रिया ज़ैनब। देखें, ये जो बरगज़ई वेल है हमारा नशपा ब्लॉक के अंदर, ये इसमें कंसेक्टिव चौथी डिस्कवरी है, और ये जो वेल हुआ है ये तकरीबन हिस्ट्री में जो इस फील्ड की डिस्कवरी है उसका 14th वेल है। और होता ही है कि रूटीन में जब हम एक वेल ड्रिल करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल रेजरवायर मौजूद होते हैं, और क्योंकि पहले ये किंगैली फॉर्मेशन में हुआ, फिर दत्ता फॉर्मेशन में हुआ, फिर समानसुक फॉर्मेशन में हुआ, अब ये चौथी जो डिस्कवरी है ये लमशीवाल सैंडस्टोन के अंदर हुई है। ये हमारे ऑलरेडी नॉन रेजरवायर हैं, लेकिन कोहाट फ्यूचर में हमारा एक सोर्स मेच्योर बेसन है और बहुत सा पोटेंशियल अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जो डिस्कवरी हुई है, इससे जो हमारी नेशनल इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, और ये ऐड ऑन आने वाले जो टाइम्स में वेल्स होंगे उसमें एक एडिशन है। और इस डिस्कवरी के साथ अब हमने ये देखना है कि हमारे जो नेक्स्ट नियर बाय फील्ड्स हैं उसमें ये जो रेजरवायर हैं उनके अंदर हम इसको रीप्रोब करेंगे। उससे ये होता है कि हम एक लेटरल कोरिलेशन करते हैं, और कोरिलेशन में जो वेल यहाँ पे यही रॉक ड्रिल हुई है जो प्रोड्यूसिंग कर रही है, इसको ही नियर बाय में देखेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी है जो कि
एक आप समझ लें एक टेक्नोलॉजी है जिसको इन्हें रीमॉडल किया और रीमॉडल करके वही प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं और एक कंसेक्टिव चौथी डिस्कवरी ली की है। अब्दुल अदनान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में एक ही इलाके में कई जगह पे पेट्रोल और गैस का निकलना ये जाहिर नहीं करता कि यहाँ पे वो नीचे ज़ेरे ज़मीन मादनियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और वो ज़खायर हैं कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में तेल और गैस मिल सकता है। तो क्या ये सोच मुतल्लिका इदारों में पाई जाती है और इस हवाले से वर्किंग जारी है? बिल्कुल इमरान साहब, ये हमारी रीजनल स्टडीज़ हैं। हमारी जितनी भी स्टेट ऑन ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं तो कोहाट बेसन एक बहुत मैच्योर बेसन है। जब हम इसकी टेक्निकल स्टडी करते हैं तो हम सब सरफेस में हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट वो होता है जिसको हम सोर्स रॉक कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। फिर ये हाइड्रोकार्बन बनने के बाद ये अपवर्ड मूव करते हैं और रेजर्वायर रॉक में आके स्टोर हो जाते हैं। तो जितनी भी रीजनल रॉक्स हैं वो हमारी 3D जो स्टडीज़ हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट की स्टडीज़ होती हैं वो बेसन स्टडीज़ कहलाती हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि इनको एग्जैक्ट जगह पे जो ट्रैप है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हम साइज़मिक रन करते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन को नोन करके हम इसकी आइडेंटिफिकेशन और ड्रिलिंग करते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जब वेल्स को ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग में हमने ये देखना होता है कि एग्जैक्ट डेप्थ के ऊपर और एग्जैक्ट ट्रैप के ऊपर हमने अपने प्रोडक्शन स्टैट को लेना होता है। तो हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और ये डेटाबेस साहब, एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि हफ्तावार की बुनियाद पर जो है इजाफा होता जा रहा है तेल और गैस के ज़खायर में। तो अब आप क्या समझते हैं कि तवानाई के मैदान में भी पाकिस्तान खुद कफील होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखें इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट जब एक हमारी गैस कंपनीज़ को सब्सिडरी प्रोवाइड करती है तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन है वो रैपिडली फास्ट होगी। हम सिंध में देख रहे हैं, थर के लोकेशन में देख रहे हैं, अपर इंडस बेसन में देख रहे हैं, बहुत से वेल्स में डिस्कवरीज आ रही हैं। सो ये होता है कि जो रेजिलिएंट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है कंपनीज़ की कि ऑप्टिमाइज वे में, क्योंकि हमारे पास अब 2 ही सेक्टर, एक हमारे पास ऑफशोर है जिसको हमारी कंपनीज अब फ्यूचर में प्रॉप करेंगी, और दूसरी हमारी जो नॉन फील्ड्स हैं, नॉन फील्ड्स के अंदर जो वो एरियाज़ जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद नहीं थे या जहाँ पे मौजूद हैं उनको सरफेस पे लेके आना, इसमें बहुत सी टेक्निकलिटी अप्लाई होती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि सक्सेसिवली हमें आने वाले टाइम में काफ़ी डिस्कवरीज मिल रही है। और अभी आपको बताता चलूँ OGDC, PPL, माड़ी एनर्जी, स्प्यूएल, MOL, बहुत सी ऐसी कंपनीज है पाकिस्तान में जो जेवीज कर रही हैं, टर्किश कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, और बहुत सी कंपनीज का जो मुश्तरका जेवी है, इससे आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें बहुत सी नए प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सूबा सिंध के ज़िला टंडू अला यार में तेल और गैस का जो है ना वसी ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, तो क्या आप समझते हैं इसके हवाले से नाज़रीन को भी आगाह करें कि इससे कितना तेल और गैस निकाले जा सकते हैं? ये जो टंडू वाला यार का एरिया है इसको हम अपने जियोलॉजिकल बेसन में लोअर इंडस बेसन कहते हैं। इमरान साहब, जो लोअर इंडस बेसन है ये ऑलरेडी बहुत प्रोड्यूसिंग एरिया है, जिसमें आप ज़हन में रखेंगे जब हम सखर से डाउनवर्ड सिंध के कराची तक जाते हैं, ये पूरी बेल्ट कहलाती है लोअर बदीन ब्लॉक। और यहाँ पे जितने भी हमारी फील्ड्स हैं, टंडू वाला यार है और सावन है, उसके बाद कदनवरी है, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे क्रिटेशियस एज के और पेलियोजियन एज के रेजरवायर मौजूद हैं। सो ये अभी बहुत से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर डिस्कवरीज होने को हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। और पोटोहार के मुकाबले में या कोहाट के मुकाबले में ये वो रीजन है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन बड़े शैलो लेवल पे हैं, क्योंकि जो लोकल जियोलॉजी है वो इस तरह की है, यहाँ पे शैलो डेप्थ पे है। जो कोहाट एंड पोटोहार का हमारे पास एरिया है वो ज़रा ज़्यादा डीपर लेवल पे है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा टेक्निकलिटी हमें फेस करना पड़ती हैं। तो ये पूरी बेल्ट और फ्यूचर में इन्हीं एरियाज़ में हमारे पास जो अनकन्वेंशनल रेजरवायर हैं जिसमें शेल गैस है, टाइट सैंडस्टोन है, तो हमारी जो स्टेट ऑन कंपनीज हैं उस टेक्नोलॉजी को भी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि हम इन्हीं रेजरवायर को एनहांस कर सकें। इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो कीनली इंटरेस्ट ले रही हैं इन ज़खायर को दरियाफ्त करने के। इनफैक्ट कुछ मुआहदे भी हुए हैं कुछ ममालिक के साथ हमारे। अब रेकोडेक में सरमायाकारी बढ़ाई गई है, दूसरे ममालिक की जानिब से इस मनसूबे में सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कितने इम्कानात हैं? बिल्कुल, देखें 2028 में बैरी गोल्ड ने प्रोडक्शन माइनिंग स्टार्ट करनी है। तो जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है तो उसमें कंपनी के इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं।
PPL ने अभी रिसेंटली, क्योंकि वो एक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में वन ऑफ द स्टेट ओन थी अलॉन्ग विद OGDCL एंड GSPL, सो PPL ने अपने कोई अराउंड 52 मिलियन $US के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दी अपने शेयर के अंदर, जो कि एक पॉजिटिविटी है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी इंसर्जेंस हुआ था, जिसपे जो बेरी गोल्ड के CEO है मार्क हिल, उन्होंने इसको अप होल्ड किया। बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सी कंपनीज आने को हैं। और अभी आपको बताता चलूँ, 1 से लेके 4 मार्च तक कनाडा के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग फोरम हो रहा है, जिसको PDAC कहते हैं। और उसके नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान में 8 और 9 अप्रैल को अगेन पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है। सो ये जो इवेंट्स यके बाद दीगरे हो रहे हैं, इसमें बहुत सी कंपनीज आ रही हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तानी सेक्टर। और इसमें GB के अंदर, चित्राल के अंदर, रिकोडी के साथ बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी पोटेंशियल मौजूद है। हमने सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटेशन देनी है और हमने सब्सिडरी प्रोवाइड करनी है, लोकल को फैसिलिटेट करना है, और इसके साथ गवर्नमेंट इदारों को सिर्फ ये करना है कि वी हैव टू डू एक सॉर्ट ऑफ होमवर्क करना है कि जो भी इन्वेस्टर आए उसके इन्वेस्टमेंट को हमने सिक्योर करना है। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे ट्रैक पे होंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये तो आपने बता दिया, और माशाल्लाह से अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीने में आप तीसरी चौथी दफ़ा हमारे ही प्रोग्राम में आके तो ये खुशखबरियाँ सुना भी रहे हैं। लेकिन आवाम ये जानना चाहती है सर कि जब इतने ज़हायर दरियाफ्त हो रहे हैं, इतना हम खुद कफील हो रहे हैं, तो बिजली और गैस सस्ती कब होगी, इसका हमें बराह रास्त फ़ायदा कब होगा? इमरान साहब, जो जहाँ तक बिजली और गैस की बात है, देखें गैस तो अभी भी हम डेफिसिट चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डेली कैपेसिटी है और जो हमारी डेली प्रोडक्शन रेट है वो तो अभी हम उसको मीट अप नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने एक पॉजिटिव चीज़ देखी होगी कि इस साल रमज़ान में आपको उस तरह की गैस की लोड शेडिंग नहीं मिली द वे इट हैज़ यूज्ड टू बी इन द पास्ट। सो बेसिकली गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, और यही चीज़ ये स्लो एंड टाइडी स्टेप्स है, क्योंकि माइनिंग साइकिल में जो डिस्कवरी होती है, जो कैश फ्लो आता है, वो कि 2-3 साल की बात नहीं, इन चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन जो मॉडल ग्लोबल मॉडल है कि हमने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, हमने सिक्योरिटी को फुल प्रोक्योर करना है, इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब हमारे पास सस्टेनेबल माइनिंग स्टार्ट होगी। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब होती है तो इन्वेस्टर हमेशा ये सोचता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी। तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये माइन साइट पे उन रोड्स के ऊपर उस फैसिलिटी को प्रिवेल करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, और एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी को ज़हन में आगे रखना चाहिए। टाइम टेकिंग सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर हम एक अच्छे ट्रैक पर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।